हाँ, तो बात कर रहे थे एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। ठीक, तो न्यूटन का नाम मैंने आपको बताया कि आपने सुना ही होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। देखो भैया, न्यूटन के वैसे तो बहुत ढेर सारे नियम हैं। न्यूटन हर जगह है। हाँ, बायोलॉजी में भी है न्यूटन। कह दो कि बायोलॉजी में न्यूटन नहीं है। हाँ, हम बताएं कहाँ है? ओरिजिन ऑफ लाइफ में न्यूटन की थ्योरी है। बोलो है? और तुम लोग बायोलॉजी पढ़ते हो फिर भी सोच रहे हो। बोलो भाई, न्यूटन कहाँ है? ओरिजिन ऑफ लाइफ में। वहां न्यूटन ने थ्योरी दी है कि लाइफ की कैसे उत्पत्ति हुई उसके बारे में। ठीक, हर जगह है न्यूटन। लेकिन यहां पे हमको न्यूटन के 3 नियम के बारे में पढ़ना है जो लॉ ऑफ मोशन को गवर्न करते हैं। ठीक, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग कई बार लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, या इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की हिंदी होती है जड़त्व। इनर्शिया की हिंदी होती है जड़त्व, जड़त्व का नियम। इनर्शिया की हिंदी है जड़त्व का नियम। न्यूटन का जड़त्व का नियम, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये न्यूटन का पहला नियम है। ठीक, एक्चुअल में ये जो जड़त्व लिखा है, लॉ ऑफ इनर्शिया लिखा है, इसको मैंने अपने शब्दों में बदल दिया है। ये मुझे ऐसा लगता है, अंदर से प्रतीत होता है कि ये नियम शायद मेरे लिए ही बना है। हाँ, न्यूटन ने मुझे ध्यान में रखे ये नियम बनाया है, और मुझे नहीं, ये आप लोगों को भी अभी थोड़ी देर बाद लगेगा कि ये तो आप ही का नियम है। इसलिए इसका नाम मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग, मैं तो फिर भी थोड़ा तुम लोग से ज़्यादा ठीक होऊंगा। ठीक है, मुझे ऐसा फील आता है। शिरीन, मैं तो फिर भी तुम लोग से ज़्यादा सही होऊंगा। अभी जब मैं नियम बताऊंगा ना तो तुम कहोगे अरे ये तो मेरी ही बात हो रही है यहाँ पर। ना हो तो फिर कहना, और अगर मज़ा आए तो आशीर्वाद चाहूँगा। ठीक, हाँ ठीक है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ दिस इज नोन एज लॉ ऑफ आलस। ये आलसी लोगों के लिए बना हुआ है। ये आलस का नियम है, और आलस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला नियम है कि व्यक्ति जहां है, जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, बाकी दुनिया पहाड़ में जाए। बोलो बोलो। आलस का तो मैं कई बार आपको बताऊं, इतना अपना मन आलसी है कि कोई, देखो ये दुनिया का नियम है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करना नहीं चाहता। अगर मैं तुमसे कहूं, देखिए अगर मेरी बात पसंद आए तो आशीर्वाद चाहेंगे। ठीक, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास मस्त खाना, मस्त एसी, मस्त बिस्तर, ठीक, मस्त पहनो कपड़े, ठीक, वाईफाई ये वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए, ये बंदा देखिए एकदम आगे चल रहा है। देखिए देखिए, मैंने कहा था ना अपने आप से रिलेट करेगा ये। ठीक, मस्त वाईफाई, मस्त मोबाइल का चार्जर, मस्त मोबाइल हो तो क्या तुम कोई काम करना चाहोगे? सच सच बताना, ईमानदारी से बताना। कतई नहीं। बोलो। अरे मैं तो कुछ नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा बस वहीं बिस्तर पे पड़ा रहूं और सब कुछ काम होता रहे, बस ऐसी रंगबाजी हो। सीरीन मैडम, ऐसी रंगबाजी हो। क्या क्या? अबे तुम्हें मोबाइल काहे के लिए दिया है? ये ताकि बाबू का इंतजाम तो करो कम से कम। बोलो, ये लाइफ आप चाहते हैं? बोलो भाई, हर आदमी यही लाइफ चाहता है। ताली हो जाए, 4-5 नौकर कनीजे। बोलो बोलो, सही बोले, कनीजे आ जाए। ये साहब
ये लीजिए सोमरस, ये लीजिए, बोलो भैया, ठीक, ये लीजिए साहब बिरयानी, ठीक, बोलो क्या, अरे जिसकी पसंद है बकरे की 4 बिरयानी लगा के लाए, बकरे की, मुर्गे की, बड़े की, प्लस एक मिक्स, नहीं नहीं इंसान की नहीं, ये तुम तो बहुत ही पापी आदमी हो यार, ठीक, एक जो है मिक्स बिरयानी हो जिसमें सब पड़ा हो, ये खाइए, मस्त डे लेके आए और बढ़िया रायता चटनी पापड़ मार लेके आए साथ में। बोलो भाई ऐसा जीवन कौन नहीं चाहता? सच बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? पढ़ किस लिए रहे हो? ताकि डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, पैसा है, पैसा है, फिर ऐसा जीवन जीना चाहते हो? बोलो बोलो भाई, हम भी चाहते हैं। अरे यार तुम यार कैसी बात कर रही हो? ये कह रहे हैं आपका जीवन ऐसा है। अब जीवन ऐसा है तो यहाँ पढ़ा रहे होते क्या है? हाँ मैं पढ़ाता अपने मौज के लिए हूँ, ये बात तो सही है, लेकिन हाँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्लोज टू ऐसा है, ठीक है, लगभग। लेकिन आप लोगों का भी हो जाएगा, हर आदमी चाहता है। लेकिन मुझे तो, मैं तो तुमको बताऊं कि मैं अपने काम के समय, जब मैं काम कर रहा हूँ, कोई पढ़ा रहा हूँ, मैं तभी एक्टिव हूँ, वरना मुझसे ज़्यादा आलसी इंसान इस दुनिया में मैंने खुद नहीं देखा। कभी कभी सर्दियों में तो मेरा मन करता है रात में सुसु भी न जाऊं, इतनी कस के, लेकिन फिर मजबूरी में जाना पड़ता है, क्या करें, ऐसा जुगाड़ उसमें भी हो जाए यार। हाँ भैया एकदम, बोलो तुम लोग साथ होता है कि नहीं होता? मार्च दिसंबर जनवरी की रात हो और साला 3 बजे उठना पड़े, कष्ट होता है कि नहीं होता? ठीक, यस यस यस, यही मैं, हाँ ये कह रहे पाइप लगा लो, ठीक, काश ऐसा हो जाता, ठीक, वो भी जुगाड़। तो सर आपको मैं बता रहा हूं, तो ये एक्चुअल में दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। यही न्यूटन का पहला नियम है, आलस का नियम न्यूटन का पहला नियम है कि दुनिया में कोई भी बॉडी अपनी सिचुएशन को बदलना नहीं चाहती, अपनी सिचुएशन को बदलना नहीं चाहती। गुरु ये नियम हम तुमको एक बार पहले भी बता चुके हैं, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, और बार बार ये रिपीट होता रहेगा। मैं नहीं करूंगा, लेकिन और लोग तुम्हारे साथ ऐसा जरूर करेंगे। मैं नहीं रिपीट करूंगा, मैं नहीं रिपीट करूंगा, मैं तो 1-2 बार रिपीट करूंगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में कई बार रिपीट होगा। हम चाहते हैं भगवान ना करे रिपीट हो, लेकिन होगा, चीजें बदलेंगी। और अगर चीजें बदल रही हैं तो समझ जाना कोई ना कोई बाहरी फोर्स है। बोलो, कोई ना कोई बाहरी फोर्स है। यस, आप तो अभी क्लास कर रही हैं पहली दूसरी, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। तो वैसे मैं इन लोग को बता, ये सब एकदम खिलाड़ी बैठे हैं, ठीक है, आपको ही बता देता हूँ। अच्छा लेक्चर किया आपने, उसमें मैंने बताई, ये बदलने वाली बात बताई थी कि हाँ अभी जब पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर कोई समझ रहे हैं आप, कोई से मेरा मतलब आप समझ लीजिए, आपके फ्यूचर शौहर जो भी हो, ठीक, अगर आपके जो बाबू बच्चा लड्डू पेड़ा जो भी हैं, अगर वो बदल रहे हैं तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो उनके ऊपर फोर्स लगा रहा है, भले ये फोर्स इमोशनल क्यों ना हो। बिना फोर्स के बदलाव संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर बाबू बदला, इसका मतलब बाबू पर दूसरी बहू ने फोर्स लगाया। बोला भाई, ये मैं तुमको पहले सिखा चुका हूं ना, ये मैं तुमको पहले बताया था ना। बस यही नियम मैंने कहा ना, मैं बाद में नहीं सिखाऊंगा, तुम खुद सीखोगे, तुम खुद सीखोगे। लेकिन जब सीखोगे तब मुझे याद जरूर करोगे कि किसी ने कहा था कि देखो बदल रहा है ना, या तुम कहोगे बदल रही है ना, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। बिना फोर्स के बदलाव संभव नहीं है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी, अब कोई भी बॉडी दुनिया की अपनी सिचुएशन को अगर बदलती है तो बगैर फोर्स के नहीं बदल सकती, समझे। और एक बात समझो, इसको रिजिडिटी लॉ भी कहते हैं। कई बार फोर्स लगता है लेकिन आदमी बदलना नहीं चाहता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि फोर्स लगता है लेकिन हम फिर भी बदलना नहीं चाहते। सुबह से मम्मी क्या कहती है, सुबह सुबह उठो, आके रोज आके घंटी बजाती, उठो, उठते काहे नहीं हो, लेकिन हम फिर भी उठना नहीं चाहते। हमारा अंतर्मन उसका विरोध करता है,
हमारा अंतर्मन उसका विरोध करता। मम्मी फोर्स लगा रही बाहर से, उठो, अरे हम कहे जाओ यार थोड़ी देर 5 मिनट और सो लें। वो 5 मिनट कब 2 घंटे में कन्वर्ट होता है, साला ये आज तक समझ नहीं आया यार। बोलो ये है ना, ये देखिए है यार, ये 5 मिनट कह के 2 घंटे सोती है। हाँ यस, हमें पता चला गुप्त सूत्रों से। यस, पापा जगाने आते तो भी बच्चा उठ जाता है, ठीक, लेकिन वो वास्तव में उठता नहीं है, वो कहीं ना कहीं मौका निकाल के सो ही जाएगा। कहो 1 घंटे बाद बाथरूम से निकले, पापा गया तो पता चला 1 घंटे नींद मार लिया, आधा पौन घंटा। बोलो भाई ठीक, बगैर फोर्स के देखो हर बॉडी जो विरोध है ना, अपोज है ना, अपोज भाई हर बॉडी अपोज करेगी बदलाव का, अपोज, क्योंकि हम लोग आलसी हैं, हम लोग बदलाव नहीं करना चाहते, इसीलिए मैंने इसको लॉ ऑफ आलस कहा है। आलसी लोग बदलाव नहीं चाहते। अगर फोर्स लगा के बदलाव करना भी चाहते हो और तुम उनमें चेंज करना भी चाहते हो, देन यू हैव टू रिक्वायर्ड अ फोर्स। बगैर फोर्स के तुम उसको चेंज नहीं कर पाओगे, और फोर्स लगाओगे तो वो बदलने का विरोध करेगा। फोर्स लगाओगे तो वो बदलने का विरोध करेगा, समझे? यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या 2 बातें समझ में आई कि अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब आप फोर्स लगाएंगे तो उस बदलाव का विरोध तो होगा ही ना, ठीक। अरे वाह, लाइट आ गई यार, ठीक। इसका मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। आपको एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं, और उस बल का विरोध होगा। परिवर्तन का हमेशा अपोज होता है। क्या ये बात लिखना चाहोगे? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ आलस, ठीक है, नोट करो। चलो गया, अब रिकॉर्ड करके डाल देना। हाँ, को फिर चली जाए लाइट, पता चला, छोड़ो फिर अभी ना, रिकॉर्ड करके डाल देना। इसको लोग इतना सीरियस ले लेते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया और फलाने, कुछ नहीं है यार, सिंपल है कि बगैर फोर्स के बदलाव नहीं होगा, और बदलाव होते समय दिक्कत होती है। कोई भी बॉडी दुनिया की बदलाव नहीं चाहती, ठीक है। बोलो बच्चों, तो लिखवा दूं, ये लॉ ऑफ इनर्शिया लिखा, लिख लो। दुनिया की कोई भी बॉडी बदलाव नहीं चाहती, ठीक है। दुनिया की कोई भी बॉडी बदलाव नहीं चाहती, ठीक, कॉमा। अगर हम बदलना चाहते हैं उसकी सिचुएशन तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम बदलना चाहते हैं उसकी सिचुएशन तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बदलना चाहते हैं उसकी सिचुएशन तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। अब इसे हम कहते हैं इनर्शिया के 3 नियम है, 3 टाइप का इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अरे बेकार की बात है यार, रेस्ट मतलब कोई बॉडी रुकी हुई है, उसको तुम चलाना चाहते हो, क्या बगैर फोर्स के चला लोगे? फोर्स लगाना पड़ेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, कोई बॉडी चल रही है, उसकी वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, उसको तुम रोकना चाहते हो तो तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलो, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है कुछ नहीं, बेकार की बातें हैं सब जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम किसी की डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, अरे मैं कह रहा हूं अगर बदलाव करोगे तो बगैर फोर्स के नहीं कर पाओगे, भले ही डायरेक्शन बदलो तो बदलाव तो है ना, चेंज तो है ना। बोलो बच्चों, तो इसको
इनर्शिया डायरेक्शन लॉ कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि अगर डायरेक्शन में बदलना चाहते हैं तब भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या इसको लिखवाने की जरूरत है? समझ गए ना? बस एक लाइन में समझ लो, आलस का नियम है, अगर बदलाव करना है तो बगैर फोर्स के बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये तुम्हें इनर्शिया के एग्जांपल्स बताएं तुमको, एक आध एग्जांपल बताएं, तुम लोगों ने खुद फील करे होंगे, सब इनर्शिया के एग्जांपल हैं। जैसे आप बस में बैठ के जा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी बस के साथ चल रही है, ठीक? बस वाले ड्राइवर ने फोर्स लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुकेगी? आपके पैर तो कांटेक्ट में है, तो आपके पैर तो उस बस के साथ संपर्क में रुक गए, लेकिन आपकी पूरी बॉडी तो चल रही थी ना, बाकी बॉडी चलती रहेगी, तो क्या होगा? आप आगे गिर जाओगे। बोलो भाई, ये इनर्शिया की वजह से होता है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया, कि हमारे पैर तो कांटेक्ट में थे तो रुक गए, लेकिन हमारी बॉडी तो ऊपर कांटेक्ट में नहीं है ना, पूरी बॉडी तो टकरा गई, हम आगे गिर गए। बोलो भाई, ब्रेक लगने में कई बार तुम आगे गिर जाते हो। ये लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से ही सब चीजें हैं। इनर्शिया का एक बड़ा अच्छा और पता है, इनर्शिया में कुछ चीजों का रोल होता है, मास का रोल होता है, मास का बहुत बड़ा रोल है। बताएं, ये है पतली दुबली है, काफी कम मास है इनका, एक घंटा मार दो सारे बदलाव हो जाएंगे। बोलो बोलो। ये है अपनी अरुषा मैडम है, वो इनसे थोड़ी तगड़ी है, एक घंटा में वहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, एक घंटा हमारे को तुम्हारे 4-5 पड़ जाए, लेकिन एक नियम है, 4-5 घंटा के बाद तो बदलाव होगा। मैं हूँ, मुझे बदलना चाहते हो? आओ आओ। हाँ, मुझे कम से कम 10-12 घंटा आप एक 47 लगानी पड़ेगी, तब बदलाव होगा। होगा? बोलो। यानी कि मास जिसका ज्यादा है उसमें चेंजेस के लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता है। बोलो बच्चों, मास जिसका ज्यादा है उसमें चेंजेस के लिए अधिक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, वो ज्यादा आलसी। समझ गए? तो ये बात लिखना चाहोगे क्या? तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा आलसी, उतना ज्यादा इनर्शिया। बोलो, लिख लो, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया या उतना ज्यादा आलसी। बोलो अनुषा, तुम एकदम रिलेट कर पा रही हो चीजों को, है ना? यस। ठीक है, तो इनर्शिया यानी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ गए? ठीक है। अच्छा, तुमको इनर्शिया के 1-2 एग्जांपल और बताते हैं, तुमको समझना, कभी एक्सपेरिमेंट करके भी देखना। अभी रक्षाबंधन पे घर जाओगे ना तो एक्सपेरिमेंट करके देखना। अरे तो बाद में जब भी घर जाओगे तो करके देखना एक्सपेरिमेंट। बताएं, ट्रेन से जाते हो घर की बस से? ट्रेन से जाते हो? ट्रेन को रुकने मत देना। हाँ, ऐसा भी ना हो कि बहुत हाई स्पीड में उतर जाओ तुम। ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाए, प्लेटफॉर्म आ जाए, तो रुकने से पहले उतर जाना, उतर के खड़े हो जाना, गिर जाओगे। तुमने देखा हो कभी जो वेंडर्स वगैरह होते हैं जो सामान वामान बेचते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन जिस डायरेक्शन में चल रही होती है उसी डायरेक्शन में भागते हैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी मूवेबल है। आप उतर गए, आपने पैर को तो स्टेशनरी कर दिया, फ्रिक्शन से वो रुक जाएगा, लेकिन क्या बॉडी पूरी स्टेशनरी होगी? उसमें टाइम लगेगा भैया, उसमें टाइम लगेगा, तो आप आगे की तरफ भट्टे से गिर जाओगे।
तो इसीलिए जब वो उतरते हैं ट्रेन से तो ट्रेन की दिशा में भागते हैं। और यार ये सब इनर्शिया इनर्शिया पता है ये सब भगवान ने बनाया है यार। मैंने एक वीडियो देखा था और उसमें वीडियो की हेडिंग यही थी कि ये कुत्ता भी न्यूटन्स लॉ जानता है ना। कुत्ता ट्रेन से उतरा और रुका नहीं है, ट्रेन की डायरेक्शन में भागता रहा, फिर धीरे धीरे करके रुक गया। नहीं, उसको पता है जितने जानवर हैं उनको इनर्शिया का बड़ा आइडिया है यार। वो सब उसी हिसाब से काम करते हैं, पूरे लॉ जंगल के नियम जो होते हैं वो पूरा फॉलो करते हैं, समझे भैया। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया का पूरा खेल है। पूरा जो वो होता है चीता होता है, पूरा एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो करता है, समझे। मैक्सिमम जंप के लिए 45 डिग्री पे वो कूदता है, समझे। तो ये तो आपको ये भी आप इनर्शिया की वजह से होता। एक एग्जांपल आपको और बताएं, देखिए टाइम का फैक्टर भी डिपेंड करता है। आप देखो फौजान भाई, देखो एजाज भाई तो नहीं आए, बरसात में वो घुल जाते हैं, ठीक। फौजान भाई अब किसे अपने घर जाना, जब घर जाओगे तो भाभी जी के घर जाना, भाभी जी के घर में खिड़की होगी, खिड़की जरूर होगी, और ऐसा होता होगा कि भाभी जी खिड़की पे आती जरूर होंगी। बोलो आती कि नहीं आती, सही बताओ। क्या खिड़की नहीं है कि भाभी जी नहीं है कि घर नहीं है? खिड़की नहीं है तो खिड़की बनवा दो उनके घर में जाके, देख। अब खिड़की में लगा होगा शीशा, ठीक। शीशे में अगर भाभी जी ना निकले बाहर तो एक अद्धा लेना और मार भाड़ से शीशे में दे देना, पूरा शीशा चकना चूर। हाँ ये बात सही है कि भाभी तो नहीं आएंगी, भाभी के अब्बू आएंगे, ठीक। तो कोई बात नहीं है, भाग जाना वहां से यार। वो तो तुमको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा यार फौजान भाई। ऐसे मोहब्बत में इतने छोटे छोटे इम्तिहान तो देने पड़ते हैं यार। अब तुम शीशा भी नहीं फोड़ना चाहते हो और चाहते हो भाभी जी मिल भी जाए, तो ऐसे कैसे यार। ये एब्सोल्युटली देखो एकदम इफ्तिकार भाई सही बात कर रहे हैं, यस, एक तजुर्बेकार है। अब आप समझिए, आप शीशे पर पत्थर मारेंगे तो पूरा शीशा चकनाचूर हो जाएगा। स्टैंडर्ड बढ़ाओ, भाभी जी घर जाओ तो राइफल लेके जाओ यार, ठीक। अब उस शीशे पे राइफल, ठीक, राइफल से चड़ाक से गोली चला दो। तुम्हें पता है क्या कह रहे हो, भाभी की लग जाएगी गोली। अरे भाभी जी जब खिड़की में ना हो तब चलाओ यार, तुम तो यार अजीब है तुम, ठीक। हाँ ठीक, आप चला दीजिए उस शीशे पे गोली, आप क्या देखेंगे पता है, शीशा पूरा नहीं फूटेगा, एक होल बन जाएगा शीशे में। बोलो पता है क्यों? ये भी इनर्शिया का ही नियम है। क्या इनर्शिया का नियम क्या है? जब तुम पत्थर फेंकोगे तो पत्थर की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी ना, तो पत्थर जब टकराएगा शीशे से तो पूरा शीशे के कांच उसके संपर्क में आएगा। धीरे टकराता है, पूरा टाइम लेगा, वो पूरा कांच पे प्रभाव पड़ेगा, वो टूट जाएगा। लेकिन गोली की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जब वो शीशे को क्रॉस करेगी तो पूरा कांच संपर्क में नहीं आएगा, जितने पोर्शन में गोली लगी है उतने पे ही होल हो जाएगा। ये भी इनर्शिया का ही नियम है, ये भी इनर्शिया का ही नियम है, समझ गए? तो ये बात भी लिखवा दूं क्या? शीशे पे अगर पत्थर मारते हैं तो पूरा शीशा टूटता है, लेकिन अगर गोली मारते हैं तो एक होल होता है। क्योंकि लिखो लिखो, शीशे पर अगर पत्थर मारते हैं
शीशे पे अगर पत्थर मारते हैं तो पूरा शीशा टूटता है। क्योंकि, लिख लो, क्योंकि पत्थर की वेलोसिटी, क्योंकि पत्थर की वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि पत्थर की वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। क्योंकि पत्थर की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती और पूरा शीशा पत्थर के कांटेक्ट में रहता आ जाता है। जर्क लगता है ना, फोर्स लगेगा, पूरा शीशा पत्थर के द्वारा प्रोवाइड करे जर्क के प्रभाव में आ जाता है। पत्थर के द्वारा प्रोवाइड करे जर्क समझे ना, फोर्स, पत्थर के द्वारा प्रोवाइड करे जर्क के कांटेक्ट में आ जाता है, इफेक्ट में आ जाता है। ठीक है, पत्थर मारोगे तो जर्क लगेगा ना, जर्क मतलब एक फोर्स, इंपल्स। ठीक, पूरा शीशा कांटेक्ट में आ जाएगा, पूरा शीशा फूट जाएगा। क्लियर है भैया? ठीक है, ठीक। कॉमा, अगर गोली मारेंगे, बुलेट, अगर गोली मारेंगे तो गोली की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो शीशे को बहुत कम समय में क्रॉस कर जाएगी। अगर गोली मारेंगे तो गोली की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो शीशे को बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगी, बहुत कम समय में क्रॉस हो जाएगी। को बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, है ना, क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो पूरा शीशा बुलेट के प्रभाव में नहीं आ पाएगा, तो पूरा शीशा बुलेट के प्रभाव में नहीं आ पाएगा। तो पूरा शीशा बुलेट के प्रभाव में नहीं आ पाता। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भैया? ये भी इनर्शिया की वजह से होता है, ये भी इनर्शिया की वजह से होता है, ये भी इनर्शिया की वजह से होता है। बोलो भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इनर्शिया बेसिक समझ में आया। इनर्शिया मतलब आलस, आलस मतलब चेंज नहीं चाहते हम। चेंज अगर आप करना चाहते हो देन यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, बगैर फोर्स के परिवर्तन संभव नहीं है। ये मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर बता रहा हूँ कि अगर परिवर्तन हो रहा है तो 100% फोर्स लग रहा है। क्लियर? एक और सुनो, एक बड़ा एग्जाम्पल, आप नीलेश भाई एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिएगा, ये तो आप कर ही सकते हैं। जब अपने घर जाइएगा तो ये शीशे वाला एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक, ऐसे, ठीक है, ऐसे दो धागे बंधे हुए हैं, ए बी सी। अगर इस धागे को यहां से पकड़ के बहुत तेजी में खींच दिया जाए झटके से, तो वो सी से टूट जाएगा। और अगर इस धागे को बहुत आराम से खींचे ना, तो फिर वो ए से टूटेगा। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से खींच दिए तो फोर्स का असर ऊपर तक नहीं जा पाएगा, यहीं से ब्रेक हो जाएगा। और अगर धीमे धीमे खींचे तो फोर्स का असर ऊपर तक चला जाएगा, और वो कहाँ से टूटेगा? ए से। ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। लिखवा दूं? बनाओ ये डायग्राम। ये भी इनर्शिया की वजह से, जैसे बुलेट है ना, बुलेट बहुत तेजी में निकल गई तो पूरा शीशा प्रभाव में नहीं आया।
बहुत तेजी में खींच दिए तो पूरा सिस्टम प्रभाव में नहीं आया, बस यहीं से टूट गया वो इंपल्स, तेजी में खींच देना। ठीक, क्लियर है भैया? डायग्राम बनाओ, लिखवाऊं? अगर हम बहुत बना लो, ये उंगली बना दी, ये अंगूठा, यहां से खींचना, ठीक है? प्रभात पापी आदमी है, ठीक है? ठीक, लिखवाऊं? अगर इस धागे को हम बहुत सडनली खींच देते हैं, एकदम से, अगर इस धागे को हम बहुत सडनली खींच देते हैं, तो धागा सी से टूट जाता है, सी वाले पॉइंट से। तो धागा सी वाले पॉइंट से ब्रेक हो जाता है। ठीक ठीक, लेकिन अगर धीमे धीमे खींचेंगे, लेकिन अगर धीमे धीमे खींचेंगे तो ये धागा ए से ब्रेक होगा। क्यों? क्यों? ठीक, आंसर बोलूं? आंसर बोलूं? लिखो आंसर। क्यों? क्यों के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, लिखो आंसर। सडनली खींचेंगे, सडनली खींचेंगे, आंसर लिखो। सडनली खींचेंगे तो जो फोर्स है वो पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सडनली खींचेंगे तो फोर्स पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और धागा सी से ही टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आराम आराम से फोर्स लगाएंगे, लेकिन अगर आराम आराम से फोर्स लगाएंगे तो फोर्स पूरा ऊपर तक ट्रांसफर होगा। तो फोर्स पूरा ऊपर तक ट्रांसफर होगा, पूरा ऊपर तक ट्रांसफर होगा। तब धागा ए वाले पॉइंट से ब्रेक होगा। यह भी इनर्शिया की वजह से होता है, यह भी इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, ये भी इनर्शिया की वजह से होता है। क्लियर है भैया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? दीज ऑल थिंग्स ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का फील आया बच्चों? तुम्हारे लिए फील करना ज़्यादा ज़रूरी है, रटना ज़रूरी नहीं है, फील करना। तो फील करने में सिंपल बात समझ में आई कि परिवर्तन बगैर फोर्स के संभव नहीं है। ठीक, अगर कोई बदल रहा है तो क्या समझ जाओगी? समझ जाओगी, यानी कि कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, परिवर्तन बगैर फोर्स के संभव नहीं है। ठीक, और हम सब आलसी हैं। बोलिए, आप लोग अपने आप से रिलेट कर पाए इसको? लॉ ऑफ आलस, बोलिए श्रीन मैडम, कर पाई? मैंने कहा था आशीर्वाद चाहेंगे, बोलिए। आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया। ठीक, आशीर्वाद से ताली हो जाती है ना? बोलो भैया, क्लियर है सर? अरे आई,
तुमने कभी मुशायरा नहीं सुना यार? तुम्हारा जीवन एकदम बेकार रहा क्या यार? कभी मुशायरे उशायरे में जाओ तो वो कहते हैं ना आशीर्वाद चाहेंगे तो लोग जनता ताली बजाती है। नीरस जीवन रहा। अरे यार तुमने अपने जीवन में, लेकिन तुम पढ़ी तो अच्छे स्कूल में हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हो ना? हाँ, तभी तुम 74 मतलब नहीं समझ पाती हो। ठीक, हाँ कल पूछ रही थी 74 का मतलब, तो मैंने कहा 74। ठीक बोलो भैया, क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत? समझ में आया? यार अभिषेक भाई, यार हमने कहा था जो टॉप 3 बच्चे उनको डेयरी मिल्क चॉकलेट के लिए, चॉकलेट नहीं, हमने डेयरी मिल्क लिखा था। ठीक, एक काम करो, दूध का पैकेट ले आओ 5-10 रुपये वाला। ठीक है, वही दे दिए, लोग चाय बनाएंगे घर पे। ठीक है, डेयरी बगल में, या डेयरी मिल्क चॉकलेट ले आओ, ये खरीद लाओ यार। ठीक है, इन बच्चों को देना, अभी अभी देंगे, और ताली बजवानी यार, इन बच्चों ने अच्छा किया, मेहनत करी है। ठीक ठीक, चलिए भैया, क्लियर है? समझ गए? और मुझे तो लग रहा है कि जो ऊपर से टॉप करा उसको भी मिलना चाहिए, और जो नीचे से टॉप करा नीचे से टॉप करना भी बड़ी मेहनत का काम है यार। ऐसा नहीं है कि हम इतने सवाल गलत करने पड़ते हैं, इतने सवाल छोड़ने पड़ते हैं भाई। एक जैसे नीट एग्जाम में -100, जैसे 720 में 720 लाना टफ है, वैसे -180 लाना भी टफ है। -180 मतलब हर क्वेश्चन तुम्हारा गलत होना चाहिए, तभी तो -180 आएंगे। अब तुक्का भी लगा तो दोगे, देखा तो तुक्का लग ही जाता है यार। चलिए भैया, नीचे नीचे से टॉप करने वालों को बिक्स वाली टॉफी, खाली रैपर। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आया? क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलिए आगे चलूं। लॉ ऑफ इनर्शिया के बाद आइए हम आते हैं, इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक, लॉ ऑफ इनर्शिया के बाद न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन निपटाओगे क्या लॉ ऑफ इनर्शिया वाले? एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा लिए जाए यार, फिर आगे बढ़े। छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, ये तो तुम बता ही दोगे। एक ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एक्सेलरेशन, बॉडी में एक्सेलरेशन, अरे बराबर एम ए होता है। बॉडी में एक्सेलरेशन अनटिल, जब तक होगा जब तक कि उस पर लगने वाला फोर्स 0 ना हो जाए। बोलो भैया, एक बॉडी में एक्सेलरेशन तब तक होगा जब तक उस पर लगने वाला फोर्स 0 ना हो जाए। सहमत हो? तो कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड, नोट करो। तुम लोग बहुत ध्यान से देखते हो ना टॉफी, तो मुझे लगता है तुम लोगों से पूछना तो जरूरी है ना, वरना मुझे हजम नहीं होगी टॉफी। नहीं यार, मैं खुद ही मांग के खा रहा हूँ, वो बेचारा मुझे देता तो मैं खा रहा हूँ, मेरे पैसे नहीं है। क्या करेगा? क्या करेगा छोड़ तुम? कहीं में पैसे नहीं है, पैसे नहीं यार, हम चाहते हैं अंबानी जितने हो जाएं। ऐसे तो बैठे हम अंबानी जितने पैसे हो जाए मेरे पास है। पैसे नहीं सही में यार, जो सच्चाई बोलते हैं हम तो क्या करें हैं। एकदम टिकट लगा घूम रहे इसमें मोबाइल में, मोबाइल को भेजना कहीं का यार। नहीं, मोबाइल में टिकट रखे ही है। तुम टिकट कहाँ लगाए हो? फिफ्टीन तुमने कर ली छुट्टी? अच्छा है।
15 पढ़ लेना यार। 15 पढ़ लो, 16 पढ़ लो, तो छुट्टी कर दो। तुम तो जाने ही रही हो। अच्छा तुम्हें कहा झंडा फहराने जाना कहीं? क्या बर्थडे? अरे तो पार्टी होगी यार, वाह। तो छुट्टी हो ही नहीं सकती है, संभव। तुमने 15 को रिजर्वेशन करा लिया क्या? सच बताओ, तुम टिकट दिखाओ। तुम भी करा लियो? 17 का हम 15-16 ले लेंगे, क्लास है ना। ये तुम ऑनलाइन पढ़ लेना उसको। हाँ तुम लोग कब लौटोगे? देखो छुट्टी रहेगी 18, देखो 17, 18, 19, 20, 21 को आ जाओगे? हाँ 21 से शुरू कर देंगे, है ना। नहीं तुम लोग जा नहीं रहे इसलिए। वहाँ वो लोग कीड़े बहुत काटते हैं यार। जब क्लास लेना हो तो छुट्टी कर देते हैं, जब क्लास को छुट्टी करो तो फिर कहीं नहीं मैं पढ़ाऊंगा। ये समझ में आया? वहां वैसे 18, 19, 20 तो छुट्टी है ना। क्या जी? तुम लोग बोल देना ना उनसे कि सर आप लोग जब पढ़ाना होता तब तो पढ़ाते नहीं हो। ये नोट कर लिए? कौन सा आंसर? हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं, सर बीमार से छुट्टी हो गई थी, अब आप ना करवाओ वरना कोर्स फंस जाएगा। और जब वो कोर्स का वो दे देते हैं तो फिर मुझे लगता है कि कोर्स होना चाहिए। एक क्वेश्चन और करोगे? बाबू मेरे बच्चा, लो एक क्वेश्चन और बताओ। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। लोड करो। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बच्चों? मास पे। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड। इफ्तिकार जल्दी से नोट कर ले यार। हो गया? फिर पार्टी है। अच्छा ये देखो बर्थडे इनका, पार्टी हम देंगे हैं। 1 घंटा मारो इसको। अरे हम अभी आजाद कहाँ हुए हैं यार? अरे देश आजाद हुआ तो जब नागरिक भी तो आजाद होना चाहिए। बोलो भैया क्लियर है? समझ गए? चेंज करें? एक और बता दो भाई। ये लो पढ़ो। और क्या? इनर्शिया। जो भी परिवर्तन का अपोज कर रहा है वो क्या है? इनर्शिया। नोट कर लो। हाँ वही पढ़े वही आंसर होगा। एकदम सही बुद्धि लगाए। और क्या, वही पढ़ ही रहे हैं। तुम लोग गैप करते हो, बहुत नुकसान कर लेते हो, पता है? मत करना भाई। कल वाला पेपर लगाया था हमने, ग्रुप पे डाला था ना। हम जानते तुम लोग नहीं आओगे, पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही थी। आज लगा, अभी जाकर लगा। कसम खाओ। नहीं कसम खाओ, अल्लाह कसम लगा लेना बेटा, हमें कल दिखा देना। और उसने लगाया है? तुम्हारे साथ वाला कहाँ है? आज आया नहीं? हाँ लगाओ, देखो वो लगाया पेपर है। तुमने लगा लेना बच्चे। अरे ठीक है लगाया ना, इम्पोर्टेंट ये पेपर लगाना इम्पोर्टेंट। सोल्यूशन में ना समझ में तुमसे पूछ लिया करो ना, हम बता देंगे ना। ये तुम फिर बना रही हो? ये तुम कब सुधरोगी? वो देखो रब बना रही नहीं, बाढ़ेंगे नहीं इसको। अभी जमा करेंगे नालायक। सिर्फ जो मोटिव है वो पूरा करना है यार। तुम यार पता नहीं क्या करती हो यार, गालिब यार तुम्हें दिल तोड़ देती हो यार एकदम यार। ये प्रभात फिर ना बनाना। ये क्लियर है भैया? ये समझ गए? ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ पर आए कि अब इतना अगर इतना बस कर दें, पढ़ा दें।
अरे मैं फुर्सत में हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। कौन बोला? ये कौन बोला? ठीक। न्यूटन सेकेंड लॉ। देखो देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ के एक्चुअल में कुछ किताबें कुछ लिखती हैं, कुछ किताबें कुछ लिखती हैं। हम दोनों ही तुमको बता दे रहे हैं, ठीक? हम दोनों ही को डिस्कस कर दे रहे हैं। वैसे तो बहुत सिंपल बात है। अभी मैंने तुमको बताया था, एक बॉडी है, मास है 2 kg, एक बॉडी है, मास है 5 kg, ठीक? एक तुम मुझे बताओ, दोनों को चलाना है, ठीक? रेस्ट पर है, चलाना है, तो बताओ इनर्शिया किस में ज़्यादा होगा? 5 वाले। तो फोर्स किस में ज़्यादा लगाना पड़ेगा? ठीक है, 5 kg वाले में लगाना पड़ेगा। बोलो भाई, इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि फोर्सेस चलाना है यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है ना, चलाना यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है ना, तुम यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वैसे तुम पहले तो मास लिख सकते हैं, यही मिली होगी ना, और बड़ी वाली थी नहीं ना उसके। हाँ, अब देखो उसने खुद कहा नहीं है, देखो कहा था। ये 5 रुपए की मिलती है कि 20 रुपए की मिलती है? इसको एक घंटा आप मारो, देखो इसमें क्या लिखा है, 20 रुपए लिखा है। नहीं, ये कह रही है 10 वाली है। मतलब एक आदमी बेचारा 60 रुपए किसी तरीके से जुटा के खर्च कर रहा है और कह रही हो कि 10 वाली है। अगर तुम बेटा ले आओगे फर्स्ट रैंक ना, तो मैं कंपट उड़ाऊंगा ऐसे। ये लो, कंपटी की बात कर रहे हैं, 2 रुपए की 10 वाले। हाँ हाँ, चलो आओ, ठीक। जिस बताओ किसको चलाने में ज्यादा फोर्स? जिसका मास ज्यादा। मान लो एक बॉडी और होती 10 kg की, तो इसको चलाने में सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता ना। बोलो बच्चा। एक बात। अब मान लो मैं तुमसे एक बात और कहूं, मैं कहूं 2 बॉडी सेम मास की हैं, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। हम ए बॉडी को धीमे धीमे चलाना चाहते हैं, बी को बहुत तेजी में चलाना चाहते हैं। किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? बी में। तो जिसको हम ज्यादा एक्सेलरेट करना चाहते हैं उसमें ज्यादा फोर्स चाहिए ना। बोलो बाबू। यानी कि फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन। बोलो बच्चा। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma। बाबू प्रोपोर्शनल हटाना है, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना। प्रोपोर्शनल हटाना है तो एक कांस्टेंट f इज इक्वल टू कांस्टेंट k लगा दिया, k m a। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा k की वैल्यू पर, k है क्या? अगर कहो तो मैं k इज इक्वल टू f अपॉन एम ए कर दूं? बोलो बच्चा। ठीक है, k इज इक्वल टू एफ अपॉन एम ए। अब तुम्हें बताते हैं 1 न्यूटन फोर्स की परिभाषा। 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, सुनो। 1 kg की बॉडी में मास कितना हो? 1 kg। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक्सेलरेशन कितना हो? 1। जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसे हम कहते हैं 1 न्यूटन। 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है उसे क्या कहते हैं? 1 न्यूटन। तो k की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 1 1 इंटू 1। बोलो 1 हो गई। तो फॉर्मूला क्या बचेगा? F इज इक्वल टू एम। ये समझ में आया बच्चों? ये एक नियम है, F इज इक्वल टू एम। नोट करोगे? करो।
नोट किया? जहां यहां तक नोट कर लो, फिर डेफिनेशन लिखवानी है। यहां तक नोट कर लो, फिर डेफिनेशन परिभाषा लिखवा दे। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, कोई चीज़ प्रोपोर्शनल में हो, प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, लेकिन किस तरीके से बढ़ेगी। तो ए बराबर मान लो 2a होता तो डबल तरीके से बढ़ेगी, 3 होता तो ट्रिपल तरीके से बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ेगा, लेकिन किस तरीके से बढ़ेगा ये नहीं समझ में आ रहा है ना, वहाँ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा तुमको। प्रोपोर्शनल का रिलेशन अलग है और बराबर का रिलेशन अलग है। बराबर किस तरीके से बराबर हो, जैसे x प्रोपोर्शनल y लिखा है, कांस्टेंट लगाया 2, तो x प्रोपोर्शनल 2y, यानी कि जो y है वो उसके डबल के हिसाब से बढ़ेगा, ये जरूरी होता है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा उसके लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ये समझ में आया? अब 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन लिखवाऊं। देखिए 1 kg की बॉडी में 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसकी वैल्यू होती है 1 न्यूटन। उसकी वैल्यू होती है 1 न्यूटन। ठीक है, 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है दैट इज नोन एज 1 न्यूटन। ठीक, अब ये नोट करो कि m1 a1 f1, तो k कितना आ गया 1, हो गया? कर लो। ठीक है, बोलो भैया समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम ए। ठीक, ये है दूसरा सेकेंड लॉ। कुछ किताबें ऐसे भी लिखते हैं। तुम्हें याद है मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। द्रव्यमान गुणा वेग को संवेग कहते हैं। मैं बता चुका हूं आपको, मास इनटू वेलोसिटी। मैं एक फॉर्मूला आपको और बता चुका हूं, याद है आपको? फोर्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। प्रूव भी किया था मैंने। तो एक्चुअल में न्यूटन का ये नियम भी है कि फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहता है। ये टाइम इंटर, ये इंस्टेंटेनियस, अरे भूल गए क्या? ये इंस्टेंटेनियस होता है क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा सा है, dt है उस क्षण पर। याद आया? ये मैं बता चुका हूं आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। dt मतलब बहुत छोटा सा टाइम। अगर मान लो आपको एवरेज फोर्स निकालना है तो एवरेज फोर्स मतलब ज्यादा टाइम, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t लिख देता, ये एवरेज फोर्स होता, वो ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, वैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। क्लियर है भैया? ठीक है, देखो ये न्यूटन का, देखो इससे प्रूफ करके दिखाएं तुमको, प्रूफ करके दिखाऊं मैं? F बराबर ma, हाँ देखो ये है,
ये मैं यहां रख दूं, बोलो बच्चा, बोलो बच्चा, ठीक। ए मास इनटू वेलोसिटी, वैसे साधारण परिस्थितियों में मास कांस्टेंट होता है, लेकिन कई बार मास भी वेरिएबल होता है। अरे जैसे रॉकेट हो गया या कोई भी गाड़ी, यार मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, डीजल डलवाया मैंने इसमें, गाड़ी चलेगी। डीजल जब भरा होगा तो गाड़ी का मास तौलोगे ज़्यादा आएगा, और जब गाड़ी चलेगी धीरे धीरे मास कम नहीं होता जाएगा, डीजल खर्चा नहीं होता जाएगा। तो ये सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास नहीं है। बोलो, बाइक, स्कूटी, सब सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास है। पेट्रोल डलाते हो, धीरे से पेट्रोल गायब हो जाता है। तो ये सब क्या है? सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। बोलो बच्चा, ठीक? बोलो भाई, अर्पित भाई। स्कूटी में तो बैठे होगे कभी? अच्छा, मैं वही हाँ वही मतलब, अच्छा स्कूटी चला नहीं पाते तुम? अच्छा, भाभी चलाती हैं? कौन चलाता है स्कूटी? उनके पापा? उनकी स्कूटी चलाता कौन है जब तुम बैठते हो? नहीं, भाभी का भाई। यहां तक संबंध पहुंच गया, घर के अंदर तक। वाह। तो अब उनकी स्कूटी में कभी पेट्रोल डला देना, उधर टहल लेना चित्रकूट, और थोड़ी देर बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो मास में परिवर्तन आएगा। तो ये क्या होगा? सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास होगा। समय के साथ चीजें बदलेंगी। कल एक क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, दो टर्म का डिफरेंशिएशन था। पहले एक टर्म को लिखते हैं बाहर, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को लिखते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है अगर m और v दोनों वेरिएबल हो। m और v दोनों वेरिएबल हो, m dv बाई dt करोगे प्लस v dm बाई dt करोगे। दोनों टर्म को डिफरेंशिएट किया जाता है। देखो कैसे, m को छोड़ा, v को किया, फिर v को छोड़ा, m को किया। बोलो बच्चा, नहीं समझ में आया क्या? ये तो सिखाया भाई, पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, पहले को छोड़ो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस पहले को डिफरेंशिएट करो। बोलो भाई। ए बाबू, ये एक्सेलरेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, dm बाई dt, मास परिवर्तन की दर। ठीक। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन आएंगे रॉकेट तक, जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक मास कांस्टेंट माना जाएगा। तो अगर मास कांस्टेंट है तो क्या उसमें परिवर्तन होगा? ये कितनी बार बता चुके हैं, कोई चीज़ कांस्टेंट है तो परिवर्तन कितना? 0। तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, 1 घंटे बाद भी 10 रुपये, उसके घंटे बाद भी 10 रुपये, उसके घंटे बाद भी 10 रुपये। तुम्हारे रुपये कैसे हैं? कांस्टेंट है। तो मैं पूछूं चेंज कितना? 0। कोई चीज़ अगर कांस्टेंट है तो चेंज कितना? 0। तो मास अगर कांस्टेंट होगा तो F इज इक्वल टू m इंटू ए प्लस 0। बोलो भाई। तो F बराबर m आ गया। यही न्यूटन का दूसरा नियम है। बोलो बच्चा, F इज इक्वल टू एम ए। समझ में आया? तो न्यूटन का दूसरा नियम का बेसिक कॉन्सेप्ट F बराबर एम ए नहीं है, F बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। जनरल, इसमें सब कवर हो जाता है। मास वेरिएबल हो तब भी कवर हो जाएगा, मास कांस्टेंट है तब भी कवर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नोट करोगे? नोट कर लो। प्रभात भाई, कोई डाउट है क्या? प्रभात भाई बड़ा उदास लग रहे हैं आज आप, क्या हो गया?
नंबर कम आए इसलिए, फिर नंबर बढ़ाओ, मेहनत करो, है ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। हम तो ये कहते हैं कि देखिए एक्चुअल में आपका कंपटीशन खुद से होता है, किसी बाहर वाले से नहीं होता। आप डेली अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और मुझे लग रहा है कि जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं अभी तक शुरुआत से, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट है, अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब कर पा रही हो ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट, है ना, वो आप अच्छा, मतलब आप सही ट्रैक पर चल रहे हो। क्लियर बच्चा, समझ में आया? ठीक है, तो न्यूटन का दूसरा नियम समझ में आया, F बराबर एम ए समझ में आया, तो अल्टीमेटली ये है F बराबर एम ए ही, ठीक, ये है। और जब मैं इतने दिनों से कहता हूं जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन है, F बराबर एम ए होता है ना, कि आप एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, या फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, डिफॉल्ट में मान लो उसको, फोर्स है तो अपने आप एक्सेलरेशन है ही, समझ जाओ। ठीक है बच्चा, एक दो क्वेश्चन F बराबर एम ए पे करोगे। मास होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो F बराबर एम ए हो जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, तो A बराबर निकालना होगा तो F अपॉन एम हो जाएगा। नहीं कर पाओगे क्या बच्चों? हो जाएगा, फिर चेंज कर दूं? ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी मैंने करवाया था, कर लोगे? करो कुछ। वनडी में ऐसे क्वेश्चन बहुत करे हम लोगों ने। पहले आसान वाला दे दूं? अरे लो आसान वाला लो, पहले लो। फोर्स दिया, एक्सेलरेशन दिया, मास नहीं निकाल पाओगे क्या? फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे? बताओ कितना आएगा? F बराबर एम ए लगा देना। कौन सा आ रहा है? पहला आ रहा है? हम जानते हैं फोर्स बराबर एम इंटू ए, तो एम बराबर क्या होगा? एफ अपॉन ए, सब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखो। एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एफ का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन ए कितना दिया? 1। ये हमें लग रहा रूट 200 आ गया, रूट 200 यानी कि 10 रूट 2 होगा ये, 10 रूट 2 के। कौन सा है? पहला। बोलो भाई। ठीक है,
कर लिए? एक और करोगे? पे चेंज कर दूं? चलो करो। देखो दो फोर्स हैं, पढ़ लो एक मिनट क्वेश्चन। रिजल्टेंट निकालो F1 F2। भाई रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? जब भी हो तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो F1 वेक्टर प्लस, अब अगर रिजल्टेंट फोर्स तुमको पता है तो क्या एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन मास। पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालो कितना रहा है। रिजल्टेंट फोर्स होगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो कितना आ रहा है? 28 आई प्लस 25 ये आएगा क्या? बोलो भाई। मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट 28 का स्क्वायर, सॉल्व घर पे कर लेना, अपॉन मास कितना है? 7। हो जाएगा जो भी आंसर आए, ठीक है? घर पे कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक? समझ में आया? क्लियर है? बोलो भैया।